हेलो एवरीवन। सो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अपने बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 1 में बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट की बात करी थी। तो अब हम लोग आज देखेंगे इसका सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द वैदिक पीरियड। तो उसके भी एमसीक्यूज़ कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट वाज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबरेशन, अर्निंग लिवलीहुड, प्लेजर और नन ऑफ दीज। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज़ द लिबरेशन। सेकेंड इज व्हाट वाज द पीरियड ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन कितने टाइम पीरियड तक चला था? 5000 BC to 3000 BC, 1500 BC to 1000 BC, 1500 BC to 600 BC और नन ऑफ दीज। तो हमारा ये कब तक चला था? ये चला था 1500 BC to 600 BC। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट इज वैदिक एजुकेशन वॉज गिवन इन। तो जो वैदिक एजुकेशन थी वो कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती थी? मोनास्ट्रीज़ में, मदरसा में, गुरुकुल में, कि नन ऑफ दीज? तो अगेन जब भी वैदिक पीरियड की बात करी जाएगी तो वहाँ पर क्या आएगा? हमारे गुरुकुल, क्योंकि एक्चुअली में ये हमारे एंशियंट पीरियड की बात हो रही है। तो एंशियंट पीरियड में ही आता है हमारा जो वैदिक पीरियड है, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेद। वेद का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, नॉलेज, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, कि नन ऑफ दीज? तो जो वेद होता है ना, तो वेद का जो मेन फोकस था वो क्या था? नॉलेज के ऊपर। तो इसलिए तो करेक्ट मीनिंग होगा वेद का, वो क्या होगा? नॉलेज। फिफ्थ इज द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिवाइडेड द नॉलेज इनटू डैश सेगमेंट। अभी पढ़ा यहाँ पर कि जो वेद है, वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो अब इन्होंने नॉलेज को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करा है? यहाँ पे 2 सेगमेंट्स को डिवाइड करा है, ठीक। सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में किस तरीके से पढ़ाते थे? मेथड ऑफ टीचिंग क्या था? मेमोराइजेशन, डिस्कशन, कन्वर्जेशन, कि ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर सबके ऊपर फोकस किया गया था, मेमोराइजेशन के ऊपर भी, डिस्कशन के ऊपर भी, कन्वर्जेशन के ऊपर भी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन का मेन एम क्या था? अभी देखो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी है कि वेद का मतलब क्या था? नॉलेज। नॉलेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से मेथड उन्होंने यूज़ करे? मेमोराइजेशन यूज़ करा, डिस्कशन यूज़ किया, कन्वर्जेशन यूज़ करा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एम की बात होगी तो एम भी इसका क्या होगा? थोड़ा सा बढ़िया होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। अब कौन सा डेवलपमेंट? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, की ऑल ऑफ दीज। तो जो वैदिक एजुकेशन थी ना, वो बहुत एक अच्छी तरीके की एजुकेशन थी। तो इसलिए उन्होंने तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करा था, स्पिरिचुअल के ऊपर भी, करेक्टर के ऊपर भी और कल्चर के ऊपर भी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। एट्थ इज द ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन वॉज डैश ईयर्स। अच्छा, कितने साल तक प्रोवाइड करी जाती थी ये? तो कितने साल तक? 11 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर्स और 16 ईयर्स। सो द ड्यूरेशन इज 12 ईयर्स। द नाइन्थ क्वेश्चन इज इन द वैदिक पीरियड द स्टूडेंट हैज़ टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग। जब एक बच्चा जब वैदिक पीरियड में जब वो मतलब जाता था, जब वो एजुकेशन लेने के लिए, तब उसके ऊपर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? ऐसा तो है नहीं कि उसको खाना जो था वो फ्री में मिल जाता था, नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो उसको किसको फीड करवाना पड़ता था? ये फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना। तो उसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसको खाना खिलाने की? अपने फादर को, मदर को, हिमसेल्फ एंड हिज गुरु, कि नन ऑफ दीज? अब देखो यहीं से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, फादर एंड मदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो गुरुकुल में जाके रहते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वैदिक एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी? गुरुकुल में। अगर वो गुरुकुल में रह रहे हैं तो वो किसके साथ रह रहे हैं? तो वो तो गुरु के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए तो फादर मदर से तो वो दूर ही थे ना 12 साल तक। तो इसलिए किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ठीक है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज गुरु। नाउ द 10th क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद अमंग द फॉलोइंग 4 वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट टाइम। नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस और ऑल ऑफ दीज। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर नॉलेज था,
ट्रेडिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था, प्रैक्टिसेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. Next question is how the ancient education system focused on the holistic development of the individual. तो कैसे उसके ऊपर फोकस किया जाता था? By taking care of the inner self, by taking care of the outer self, both A and B, कि none of these. वैदिक पीरियड में जब एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी तब एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था. तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जब फोकस किया जाता है तब उसमें इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ दोनों की चीज़ों के बारे में बात करी जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. 13 क्वेश्चन इज द सिस्टम फोकस्ड ऑन दी डैश एंड डैश एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. ये जो सिस्टम था तो ये किसके ऊपर फोकस करता था? ठीक है, तो उसका मेन फोकस क्या था? मॉरल चीज़ों के ऊपर देखना, मोरालिटी देखना, फिजिकल डेवलपमेंट देखना, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल चीज़ों को देखना, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज. अगेन देखो, अभी हम लोग ऊपर के जो क्वेश्चंस लगा कर आए हैं, अभी हमने जस्ट 12th क्वेश्चन में अपने क्या बात करी है यहाँ पर कि ये जो डेवलपमेंट था, ठीक है, तो वो किसके ऊपर करते थे? ये ओवरऑल डेवलपमेंट था. ठीक है, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट था तब इसका मतलब कि इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ दोनों के बारे में बात करी जाती थी. ठीक है, तो अगर दोनों के बारे में बात करी जाती थी, ओवरऑल डेवलपमेंट था, तो फिजिकल तो होगा. पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये भी पढ़ा है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था, इंटेलेक्चुअल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था. तो जब फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल हो गए तो उसका मतलब कि मॉरल डेवलपमेंट भी होगा. ठीक है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ भी उसमें सिखाई जाती थी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. 14th इज व्हाट डिड द एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज ऑन. एजुकेशन सिस्टम जो था उसका मेन फोकस किसके ऊपर था? ठीक है, तो मेन फोकस किसके ऊपर था? हेल्दी स्पिरिट, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, की बोथ बी एंड सी. अच्छा, हेल्दी स्पिरिट, आप स्पिरिट कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो उसके ऊपर तो फोकस नहीं था ना. अभी यहाँ पर ऊपर भी देखो बात हुई है स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल जो था. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा माइंड के ऊपर फोकस किया जाता था कि हेल्दी माइंड हो, और दूसरा किसके ऊपर फोकस किया जाता था? हेल्दी बॉडी के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन. एंशिएंट सिस्टम जो थी, एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वेद के ऊपर, ब्राह्मणास के ऊपर, उपनिषद की धर्मसूत्र. तो किसके ऊपर बेस था ये? बोथ ए एंड बी. ठीक है, इन सब के ऊपर. अभी हमने वेद भी पढ़ा, ठीक है, उपनिषद भी हम ऑलरेडी एक बार पढ़ ही चुके हैं अपना B.Ed फुल सेमेस्टर में. तो जब ये दोनों ऑप्शन हो गए तब इसका मतलब कि बोथ ए एंड बी होगा. 16th इज हुज राइटिंग्स वर द सोर्स ऑफ लर्निंग. तो किसकी जो राइटिंग्स थी, ठीक है, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं, दैट इज़ द आर्यभट्ट, पनिनी, कातिन एंड पतंजलि, की ऑल ऑफ देम. So the correct option will be all of them. Next question is whose medical treatises were the source of learning. चरक, सुश्रुता, पनिनी, के बोथ ए एंड बी. तो देखो यहाँ पर पनिनी का तो नहीं सुना था. ठीक है, मेडिकल ट्रीटीज में तो नहीं था उनका नाम, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चरक एंड सुश्रुता. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज द बोथ ए एंड बी. 18th इज व्हाट डू यू मीन बाय शास्त्र. शास्त्र क्या होता है? क्रिएटिव लिटरेचर. क्या कुछ राइटिंग्स होती हैं? ये नहीं, शास्त्र में राइटिंग्स तो नहीं होती हैं. लर्नड डिसिप्लिन्स, इमेजिनेटिव, की ऑल ऑफ दीज. तो इमेजिनेटिव से भी रिलेटेड नहीं है शास्त्र विद्या, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज लर्नड डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय काव्य. काव्य क्या होता है? लर्नड डिसिप्लिन, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव लिटरेचर, की बोथ बी एंड सी. अभी हमने ऊपर देखो यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी है कि हमारे जो शास्त्र होते हैं, ठीक है, अभी हमने शास्त्र का मतलब क्या पढ़ा था? लर्नड डिसिप्लिन. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि काव्य का मतलब क्या है. अब देखो यहीं से ही हमारा 19 क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेट कर गया कि लर्नड डिसिप्लिन जब शास्त्र होता है तो हमारा 19th में लर्नड डिसिप्लिन तो हो ही नहीं सकता, तो काव्य का मतलब लर्न डिसिप्लिन नहीं होता है. ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है. एक इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव लिटरेचर है, और बोथ बी एंड सी है. अच्छा, काव्य खंड जो होता है ये हम लोग अपना हिंदी में भी स्कूल टाइम में पढ़ते आए थे, काव्य खंड. तो जो काव्य खंड होता है जिसमें दैट इज पोएम्स होती हैं, तो वो क्रिएटिव लिटरेचर होता है, क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं, और कैसी होती हैं? इमेजिनेटिव होती है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बोथ बी एंड सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वर द सोर्सेज ऑफ लर्निंग ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन. तो वट वर द सोर्सेज ऑफ लर्निंग मतलब क्या क्या पढ़ते थे, ठीक है. उस समय इतिहास पढ़ते थे, ठीक है, अन्वेक्षिकी, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्त, धनुर्विद्या की ऑल ऑफ देम. अच्छा, सोर्सेज ऑफ लर्निंग क्या थे, ये सब पढ़ते थे, क्योंकि अभी यहाँ पर बात हुई है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था. तो वहाँ पर बच्चे को सिर्फ रटने के अलावा तो उसको दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाती थी. जैसे कि यहाँ पर बात करें कि धनुर्विद्या यानी कि धनुष चलाना भी सिखाया जाता था. अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात भी करी गई है. इतिहास, हिस्ट्री की बात भी करी गई है. तो जब हमारे ये तीनों से जब हमारे एक एक एटलीस्ट निकल आया है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ देम. So learners, today we have completed the second chapter of our paper 1. So हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.